तो हम लोग बात कर रहे थे बेटा कि हेपेरिन, हेपेरिन क्या है? एंटीकोएगुलेंट है। एंटीकोएगुलेंट मतलब विच कैन प्रिवेंट क्लॉटिंग, जो क्लॉटिंग को क्या करता है? प्रिवेंट कर देता है, यानी क्लॉटिंग नहीं होने देती। तो अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि क्लॉटिंग नहीं होने देता तो ये तो नुकसान वाली चीज है। तो एक्चुअली बेटा ये हेपेरिन किस में रहता है? हेपेरिन हमारे ब्लड में रहता है। अब जब ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है तो उसके अंदर क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए, यानी ब्लड व्हेन द ब्लड इज प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड वेसल इट शुड नॉट बी क्लॉट। अगर उसमें क्लॉटिंग हो जाएगी तो हमारी डेथ हो जाती है बेटा, तो उसमें अंदर क्लॉट नहीं होना चाहिए। तो ये हेपेरिन मैं सिंपली लिखूं विच कैन प्रिवेंट क्लॉटिंग व्हेन द ब्लड इज present in the blood vessels। जब ब्लड वेसल्स में ब्लड प्रेजेंट है उस टाइम में वो क्लॉटिंग को क्या करता है बेटा? प्रिवेंट करता है। ये पहला सब्सटेंस रिलीज हो रहा है मास्ट सेल से। सेकेंड सब्सटेंस क्या रिलीज हो रहा है बेटा? हिस्टामिन। मैं बार बार आप लोगों को इसीलिए कह रही हूं, ये सारे क्वेश्चंस नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 11th के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 12th में भी आएगा बेटा। कॉमन ह्यूमन डिजीजेस में ये सारे वर्ड्स आएंगे। हिस्टामिन जो होता है इट कॉजेस एलर्जिक रिएक्शन। ये क्या कॉज करता है बेटा? एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है। ऐसा नहीं है कि मास्ट सेल सारे टाइम हिस्टामिन रिलीज करता रहता है, नहीं, उसको जब जरूरत होती है, जब उसे लगता है कि नाउ इट इज इम्पोर्टेंट टू रिलीज, तभी वो रिलीज करता है। अब आप कहोगे कि ये तो नुकसान वाला है भाई, एलर्जी हो जाती है। तो एक्चुअली ये किस लिए होता है? हिस्टामिन जो होता है ये ब्लड वेसल्स को इट मैं सिंपली कहें ब्लड वेसल्स गेट डायलेटेड। डायलेटेड का मतलब होता है किसी चीज का फैल जाना, कंस्ट्रिक्टेड मतलब उसका सिकुड़ जाना। जैसे अगर ये है तो ये फैल गई तो डायलेट हो गया बेटा, और ये इस तरह से बंद हो गई तो कंस्ट्रिक्ट हो गया। तो हिस्टामिन जो है वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। कभी आपने देखा होगा कि अगर आप गिरे हो कहीं, भले चोट नहीं लगी लेकिन वो हिस्सा सूज जाता है। अगर आपका कभी हाथ मुड़ गया बहुत बुरी तरह से, या कहीं जाके दीवार से लगा और लगा बहुत जोर की, आपके खून नहीं निकलेगा लेकिन वो वाला एरिया सूज जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। वो स्वेलिंग किसकी वजह से आ जाती है? कि इमीडिएटली मास्ट सेल रिलीज करती है हिस्टामिन, जिससे वहां की ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है, तो सारा ब्लड उस तरफ आता है। अब वो सारा ब्लड किस लिए आता है? वो फाइट करने आता है कि कोई पैथोजन तो नहीं आ गया। ऐसे कभी चोट भी लगती है तो भी वो हिस्सा सूज जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि कोई पैथोजन अगर एंटर कर रहा है तो हम उसे एंटर नहीं करने दें। तो ये हिस्टामिन का फंक्शन हो गया। थर्ड जो होता है दैट इज सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो होता है ये सिंपली इसका अपोजिट है। ये डायलेट कर रहा था, ये कंस्ट्रिक्ट करेगा, तो इट कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल को क्या करता है? कंस्ट्रिक्ट करता है। कब काम आएगा बेटा ये? अगर मान लो मेरे कहीं ऐसा गहरा कट लग गया कि खून बहुत ज्यादा बह रहा है, तो बहुत ज्यादा अगर मेरे ब्लीडिंग हो रही है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए मास्ट सेल रिलीज करेगी सेरोटोनिन। ये नहीं है कि मास्ट सेल हरदम तीनों रिलीज कर देगी, नहीं, जब जिसकी जरूरत है तब रिलीज करेगी, तो वो सेरोटोनिन रिलीज करेगी। तो इधर आने वाली मेरी ब्लड वेसल्स क्या हो जाएगी? कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी। जब कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो वो कम ब्लड लेके आएगी, कम ब्लड लेके आएगी तो ब्लड लॉस कम हो जाएगा। तो ये मास्ट सेल का फंक्शन है। तो मास्ट सेल स्पेशलाइज्ड सेल है जो 3 मेन सब्सटेंस रिलीज करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट टेस्ट में भी आ सकता है, टर्म टेस्ट में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड।
तो मास्ट सेल 3 सब्सटेंस रिलीज करती है, हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। इसका डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे उसी ब्लॉक में। तो सिंपली मैं यहाँ पे कहीं पे भी आई कैन ड्रॉ द मास्ट सेल। मैं क्या ड्रॉ कर सकती हूँ बेटा, मास्ट सेल ड्रॉ कर सकती हूँ। ये मैंने स्मॉल साइज की मास्ट सेल ड्रॉ कर दी इस तरह से, अंदर ये न्यूक्लियस बना दिया और ये मास्ट। ओके, अब सिंपली ये स्ट्रक्चर किसका हो गया बेटा, एक नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू। यानी नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू में क्या प्रेजेंट हो सकता है, मास्ट सेल प्रेजेंट होती है, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होती है, फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, व्हाइट कोलेजन फाइबर, येलो इलास्टिन फाइबर। और अब इनके साथ में आप ये डॉट 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 बना दो, दैट इज द ग्राउंड सब्सटेंस, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हो गया बेटा ग्राउंड सब्सटेंस, या फिर उसका दूसरा नाम अपन क्या लिख सकते हैं, मैट्रिक्स। दोनों मीनिंग सेम है, ग्राउंड सब्सटेंस और मैट्रिक्स, कुछ भी कह सकते हो। तो ये स्ट्रक्चर हो गया बेटा लूज कनेक्टिव टिश्यू का। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू है, लूजली आ रही है। हमने इसके 2 एग्जांपल लिए थे, वन इज कॉल्ड एज द एरियोलर टिश्यू, है ना, एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज द एडिपोज टिश्यू। तो ये वाला जो डायग्राम है, ये किसका डायग्राम है बेटा, ये डायग्राम है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब बेटा बात आती है कि क्वेश्चन आए तो आपको क्या लिखना है। अगर सपोज क्वेश्चन आए कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो आपको ये वाला सारा प्लस पीछे वाला जो मैंने पढ़ाया है अभी तक मास्ट सेल तक, वो पूरा लिखना है। और फिर उसके बाद एडिपोज टिश्यू और लिखना है। अगर क्वेश्चन आए कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन या राइट नोट ऑन लूज कनेक्टिव टिश्यू। अगर क्वेश्चन आता है कि राइट अ नोट ऑन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, तो भी आपको ये पूरा ही लिखना है, क्योंकि हमने एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को ही बेसिक टिश्यू मान के चले हैं कि भाई लूज कनेक्टिव टिश्यू में ये चीजें प्रेजेंट होती ही है। तो वो हमने एरियोलर टिश्यू को बेस मान के चले हैं। तो इसलिए अगर एरियोलर टिश्यू आता है तो देन ऑल्सो यू हैव टू राइट द होल थिंग। लूज कनेक्टिव टिश्यू आता है तो देन यू हैव टू राइट द होल थिंग। एंड जो मैं आगे अभी एडिपोज टिश्यू करवाऊंगी वो भी लिखना होगा। क्लियर है बेटा? तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट लूज कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज एडिपोज टिश्यू। तो नेक्स्ट इज द एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या है बेटा? एडिपोज टिश्यू इज अ फैट स्टोरिंग टिश्यू। यानी वो टिश्यू जो फैट को स्टोर करता है। अब इसके अंदर वैसे तो सारी चीज प्रेजेंट होगी, लेकिन क्या होता है क्योंकि फैट स्टोर कर रहा है तो इसलिए ये मोस्टली whole of the space get occupied by the fat storing cells that is called as adipocyte। तो मैं इसमें कह सकती हूँ in this tissue most of the space is occupied by OCCUPIED, occupied by fat storing cells, fat storing cells called as adipocyte। फैट स्टोरिंग सेल्स का क्या नाम है बेटा? एडिपोसाइट। इसको अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो मैं डायग्राम इसको एक स्क्वायर में ड्रॉ कर दूंगी यहाँ पे।
अब इसके अंदर मुझे एडिपोसाइट ड्रॉ करनी है, तो मोस्ट ऑफ द सेल्स, बड़ी बड़ी सेल्स हैं बेटा, तो आधा हिस्सा बाहर है, इसका भी आधा हिस्सा बाहर है, ये भी आधा हिस्सा बाहर है, ये सारी एडिपोसाइट सेल्स है। अब ये एडिपोसाइट सेल में मोस्ट ऑफ द सेल का साइटोप्लाज्म में भी कौन ऑक्यूपाई कर रहा है बेटा? ये फैट। तो ये क्या है? फैट स्टोरेज एरिया, फैट स्टोरेज एरिया। ये क्या हो गया इसका? न्यूक्लियस। और ये पूरी सेल क्या हो गई? एडिपोसाइट। पूरी सेल क्या हो गई है? एडिपोसाइट। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया बेटा? ये स्ट्रक्चर हो गया एडिपोज टिश्यू। अब आप ये कहोगे कि मैम इसमें तो ना तो आपने फाइब्रोब्लास्ट सेल बनाई, ना आपने मास्ट सेल बनाई, ना आपने इसके अंदर फाइबर्स बनाए, आपने तो केवल एडिपोसाइट्स ही बना दिए। तो बेटा सिंपल सी चीज है, जब हम स्पेशलाइज्ड कर देते हैं किसी चीज को तो वो उसी काम को करने के लिए स्पेशलाइज हो जाता है। जैसे आप जब 10th में थे तो आपने फिजिक्स भी पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, बायो पढ़ी, मैथ पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी, हिंदी पढ़ी, एसएस पढ़ी, एसएस में भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स तीनों पढ़ी। साथ में आप लोगों ने संस्कृत भी पढ़ी। अब जब आप 11th 12th में आए तो आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स हट गई, ठीक है। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रह गई, मैथ भी हट गया। अब आप बीएससी करोगे और आपने ऑनर्स किया तो आपको एक ही सब्जेक्ट में करना है। एमएससी करोगे तो जैसे मैंने एमएससी जूलॉजी में की, बीएससी तक मैंने जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री तीनों पढ़ी। एमएससी में मैंने केवल जूलॉजी पढ़ी, और एमएससी फाइनल में मैंने जूलॉजी में भी केवल इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा, क्योंकि मैंने एंटोमोलॉजी में स्पेशलाइजेशन किया था। तो उस टाइम में मैंने केवल इंसेक्ट ही पढ़े और कुछ नहीं पढ़ा। तो ये बेटा स्पेशलाइज्ड हो गया है एडिपोज टिश्यू को। एडिपोज टिश्यू बनने के लिए यानी फैट स्टोरेज टिश्यू बनने के लिए तो इसमें सारे हिस्से में केवल एक ही तरह की सेल्स ऑक्यूपाई कर जाती हैं, दैट इज द एडिपोसाइट। तो हम इसका ये लिखते हैं कि एडिपोज टिश्यू के अंदर अधिकतर फैट स्टोरिंग सेल्स प्रेजेंट होती है विच आर कॉल्ड एज एडिपोसाइट। अब बेटा इसका क्या फंक्शन है? तो इसका फंक्शन है इट स्टोर फैट। तो ये फैट स्टोर करती है। अब ये फैट स्टोर करती है तो उसका क्या यूज होता है ना? तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम कोई एक्सेसिव न्यूट्रिएंट ले लेते हैं, मींस द एक्सेसिव न्यूट्रिएंट आर स्टोर्ड इन इट एंड कैन बी यूटिलाइज्ड लेटर ऑन। यानी हम अभी इसके अंदर स्टोर कर लें और बाद में इसको क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इमीडिएटली यूज नहीं है। अब इन एडिपोसाइट्स का या इस एडिपोस टिश्यू का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन? तो फंक्शन में मैं लिखूंगी बेटा इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू डेलिकेट ऑर्गन्स। जब हमने कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन पढ़े थे तब उसमें हमने एक फंक्शन प्रोटेक्शन भी पढ़ा था कि हमारे जो डेलिकेट ऑर्गन होते हैं जैसे हार्ट हो गई, आई हो गए, किडनी हो गए, दे आर प्रोटेक्टेड बाय द एडिपोज टिश्यू, जो शॉक को एब्जॉर्ब करने के काम में आते हैं। तो ये बेटा फंक्शन है एडिपोज टिश्यू का। दूसरा फंक्शन इट प्रोवाइड इंसुलेशन। ये हमें इंसुलेशन भी प्रोवाइड करती है। सभी एनिमल में, लेकिन जो बहुत में एडिपो बेटा वो होते हैं, आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ रखा है पोलर बियर, नाम सुना हुआ होगा। पोलर बियर
पोलर एरिया में रहता है जहां पे टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस है। तो बिकॉज इट हैज अ थिक लेयर ऑफ फैट, और वो फैट कौन सा है बेटा? एडिपोज टिश्यू, जो उसकी बॉडी हीट को बाहर नहीं जाने देता और बाहर की ठंडक को अंदर नहीं आने देता। उसके लिए वर्ड यूज होता है इंसुलेशन। आप लोग वो पानी की बोतल लाते हो ना बेटा, जिसमें घर से ठंडा पानी भर के लाए और वो ठंडा ही रहेगा, या गर्म भर के लाए तो वो गर्म ही रहेगा, फ्लास्क जिसे कहते हैं, वो भी यही काम करता है कि अंदर की अगर गर्म डाला है तो अंदर की हीट बाहर लॉस नहीं होगी, और अगर ठंडा पानी डाला है तो बाहर की हीट अंदर नहीं आ सकती, यानी एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर, हीट नहीं होगा। तो वही काम ये करते हैं बेटा एडिपोज टिश्यू। पोलर बियर में करीब हम ये कह सकते हैं कि 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर इतना बड़ा हो जाएगा बेटा। 6 सेंटीमीटर थिक लेयर होती है, जिसकी वजह से उसको ठंड बिल्कुल भी नहीं लगती। उसकी बॉडी की जो हीट प्रोड्यूस होती है वो उसके लिए सफिशिएंट होती है, और इनफैक्ट इसीलिए पोलर बियर ज्यादा तेज भाग भी नहीं सकता बेटा, क्योंकि अगर हम भागते तो हमारी बॉडी में क्या रिलीज होती है? हीट। अब उसकी बॉडी में हीट रिलीज हुई, वो बाहर निकल नहीं पाएगी, तो उसको इतनी गर्मी लगने लग जाती है, इसलिए पोलर बियर जल्दी से दौड़ते नहीं है, धीरे 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 आराम से चलते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी का हीट लॉस ही नहीं हो पाता। तो ये हो गया बेटा फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू, कि डेलिकेट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, और दूसरा इंसुलेशन का काम करता है। हमारी भी स्किन के नीचे थोड़ी सी लेयर फैट की होती है, आपने देखा होगा दोज पीपल विच आर वेरी फैटी, जो थोड़े मोटे होते हैं, ऑबेस होते हैं, वो अगर थोड़ा भी दौड़े तो उनके पसीने पसीने होने लग जाते हैं बेटा, क्योंकि उनकी बॉडी की हीट डायरेक्ट लॉस नहीं होती, तो वो स्वेटिंग के फॉर्म में लॉस होनी होती है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया बेटा आज लूज कनेक्टिव टिश्यू का। कल हम लोग करेंगे बेटा डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे। टीना, यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग बेटा। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय बच्चे। बाय बाय बेटा। मैम। बाय बाय बच्चे।